उसमें जो प्रेडिक्शंस होते हैं हेल्थ, करियर, जॉब वगैरह के, क्या वो 100% सही है कि नहीं? एक चीज़ सुना है कि शनि की साढ़े साथी जी। क्या वो चीज़ ऑब्वियस हमारे लाइफ को इम्पैक्ट करती है कि नहीं करती है? ये शनि का क्या एल्गोरिदम है, ये थोड़ा बताइए आप। ठीक है, देखिए शनि जो है वो तो ये राहु और केतु का ट्रांजिशन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? अगर नेगेटिव होता है तो उसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं? जी, देखिए राहु और केतु या किसी भी की राहु का कारक है आपके फेम का, सोशल मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, और राहु के बिना कुछ भी नहीं है। या कम्युनिकेशन आपकी बुध है, या साथ ही जो आपका 5th हाउस है वो प्राइमरीली फेम दिखाता है और 7th हाउस सोसाइटी में नाम दिखाता है। ओके। तो आपके 7th हाउस का बैलेंस होना, 7th लॉर्ड का 5th लॉर्ड का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही राहु और बुध आपका ठीक होना बहुत आवश्यक है ओके। ताकि आप फेमस हो पाएँ या एक मुकाम हासिल कर पाएँ। आदाब नंदन आभार, आप देख और सुन रहे हैं टॉक विद आदर्श। मैं हूं आपका प्यारा इनोसेंट होस्ट आदर्श अवस्थी। हर हफ्ते हम आपके लिए लेके आते हैं कुछ नया, कुछ ऐसा जो आपके दिल को छू जाए। तो चलिए आज के पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं एक ऐसे कॉमन टॉपिक के साथ जिसका नाम है एस्ट्रोलॉजी। क्या एस्ट्रोलॉजी हमारे वेलबींग में भी प्रेडिक्शन कर सकती है? क्या एस्ट्रोलॉजी हमारे हेल्थ को बता सकती है? क्या एस्ट्रोलॉजी हमारे लव मैरिज को बता सकती है? क्या एस्ट्रोलॉजी हमारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को बता सकती है? क्या एस्ट्रोलॉजी खासकर स्टूडेंट्स के लिए हमारे गवर्नमेंट जॉब को प्रेडिक्ट कर सकती है? और लास्ट में हम जानेंगे कि ये जो कुंडली है, क्या कुंडली के थ्रू अपना फ्यूचर जान सकते हैं? इन्हीं सब सवालों को बताने आ रहे हैं आज के हमारे गेस्ट गौरांग प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। कैसे हैं प्रभु जी आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। तो जी मैं पहले आपको थैंक यू बोलता हूँ जो आपने इतना प्रीशियस टाइम हमारे लिए निकाला। प्रभु जी आज के टाइम में एस्ट्रोलॉजी बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रहा है, तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि एस्ट्रोलॉजी है क्या, और जो एस्ट्रोलॉजी जो प्रेडिक्ट करती है हमारे करियर से रिलेटेड, हमारी हेल्थ से रिलेटेड, हमारी जॉब से रिलेटेड, उस पर जो प्रेडिक्शंस होते हैं वो 100% सही है कि नहीं है? तो मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि एस्ट्रोलॉजी है क्या? बहुत अच्छा सवाल है। ज्योतिष शब्द आया है ज्योति से, जैसे कि अंधकार होता है, हमें देखने के लिए ज्योति की, लाइट की आवश्यकता है। आजकल तो ट्यूबलाइट वगैरह, पर पुराने ज़माने में ज्योत की आवश्यकता होती थी जी। वैसे ही हमारे जीवन में जब अंधकार आ जाता है जी। तो आगे का रास्ता बताने के लिए एक ज्योतिषी की ज़रूरत पड़ती है, जो ज्योतिष शास्त्र को लेके, जो कि वेदों का ही एक अंग है, उससे बताता है आपकी जन्म पत्री को देख के, आपकी हस्तरेखाओं को देख के, और आपके चेहरे और विभिन्न अंगों को देख के कि आपका जीवन कैसा जाने वाला है। Exactly. आपके साथ क्या क्या इवेंट्स होंगे, Exactly. कब कब सुख दुख की दशा आएगी, क्या डूज एंड डोंट्स रेमेडीज आपको करनी चाहिए जिससे आपका टाइम अच्छे से कटे। Okay. और आपको एक फ्यूचर प्लानिंग के लिए गाइड करता है। जैसे आजकल लोग म्यूचुअल फंड्स के पास जाते हैं, अपनी रिटायरमेंट प्लान करते हैं, वैसे ही हमारे देश में हमारे ऋषियों द्वारा, जैसे कि पराशर ऋषि, भृगु ऋषि और सुखदेव गोस्वामी या रामानुजाचार्य, इनकी बहुत सारी किताबें अवेलेबल हैं जिन्होंने बताया है कि किस जातक की कुंडली में कैसे ग्रह नक्षत्र बैठेंगे तो उसको कैसा फल मिलेगा। Okay. ये हमें अपने आप से परिचय कराता है, एक्सेप्टेंस दिलाता है कि ये मैं हूँ, ये मेरी कुंडली है, मेरा जीवन ऐसा जाने वाला है। Okay. और फिर हमें गाइड करता है कि किस समय क्या काम करना है, जिससे हम सही समय पे सही जगह पे उपस्थित हो सके। Okay. ये ज्योतिष का बहुत ही छोटा सा समीकरण मैंने आपको दिया। इसके अलावा ज्योतिष मंडेन लेवल पे भी काम करता है। Okay. जैसे कि आपने देखा हाल ही में कोविड आया था, या रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ। तो ये सब मंडेन इवेंट्स है जो एक देश से ज्यादा लोगों को इफेक्ट देते हैं। ये भी ज्योतिष से देखा जाता है। जैसे कि 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, फिर दूसरी वर्ल्ड वॉर हुई 1939 में, फिर उसके बाद 1970s में भी ट्रबलसम टाइम था इंडिया के लिए, जैसे इंडिया पाक वॉर हुई, बांग्लादेश सेपरेट हुआ। उसके 30 साल बाद लगभग कारगिल की वॉर हुई, फिर से हमें वॉर का टाइम देखना पड़ा। और अब 1999 के बाद फिर 30 साल बाद 2029-30 में हमारी कंट्री को वॉर का सेक्शन देखना पड़ेगा, जो हल्का फुल्का अभी से ही शुरू हो गया। अब ये 30 साल ही क्यों हुआ? क्योंकि शनि का गोचर हर 30 साल बाद टॉरस में रिपीट होता है। जब शनि टॉरस में जाते हैं, युद्ध होता है, रोहिणी नक्षत्र भेद करते हैं, वहां पे महामारियां, महाप्रलय आती है, तो पूरी दुनिया में आती है। ये मंडेन लेवल है ज्योतिष का। इसके अलावा अगर कोई पूजा पाठ करता है या सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, तो वो भी मुहूर्त कैसे देखा जाता है? गणना से। वो गणित ज्योतिष का हिस्सा है। हम एकादशी का व्रत रखते हैं, जन्माष्टमी मनाते हैं, बहुत हलचल मचती है कि 2 दिन जन्माष्टमी आ रही है या 2 दिन दीपावली आ रही है। वो क्यों होती है? क्योंकि कुछ लोग कहीं से कैलकुलेट करते हैं, कुछ लोग कहीं से कैलकुलेट करते हैं, कुछ लोग सूर्य सिद्धांत को मानते हैं, कुछ लोग चंद्र
गोचर को मानते हैं और उसके बेसिस पे कैलकुलेशंस करते हैं। ये ज्योतिष का एक ब्रॉड आउटलुक मैंने आपको दिया। बाकी जहां तक प्रिडिक्शंस की बात है, जब आपकी कुंडली प्रेजेंट की जाती है किसी भी विद्वान ज्योतिषी या देवज्ञ के सामने, वो आपकी पत्री देख के आपके पास्ट को भी प्रिडिक्ट कर सकता है, आपके प्रेजेंट के बारे में भी बताता है और साथ ही फ्यूचर की गाइडेंस भी आपको देता है। और प्रिडिक्शंस ठीक निकलती हैं, बस शर्त इतनी है कि ज्योतिष विद्वान हो। ओके तो जी, जैसे आपने इतना अच्छा एस्ट्रोलॉजी को बताया कि एस्ट्रोलॉजी क्या है, अब उसी में मैं एक और चीज़ मैंने ऐड की थी कि इसमें जो प्रेडिक्शंस होते हैं हेल्थ, करियर, जॉब वगैरह के, क्या वो 100% सही है कि नहीं है? बिल्कुल। देखिए, अगर आपका बर्थ टाइम ठीक है, पहली चीज़। दूसरा, जिस ज्योतिषी के पास आप जा रहे हैं वो विद्वान है, वो पढ़ा लिखा है, तो वो आपकी पत्री को देख के आपके बारे में सब कुछ बता सकता है। और आप अगर उससे कुछ सवाल मन में लेके जा रहे हैं, वो प्रश्न बना के वो भी देख के बता देगा अमूमन तौर पे कि आप क्या पूछने आए हैं, आप कहाँ से आ रहे हैं, आपके घर के इर्द गिर्द चीजें क्या है, आपके पास्ट में क्या हुआ, आपके खानदान में किस टाइप के लोग रहते हैं, आपके पास्ट में क्या हुआ और आपके साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है, ये सब वो कैलकुलेट करके आपको बता सकता है। पर शर्त सिर्फ इतनी है कि आप किसी विद्वान के पास जाएं। ओके, मतलब आपने ये अच्छी बात बताई कि हमको एस्ट्रोलॉजर कैसे अच्छा एस्ट्रोलॉजर को हम कैसे चूज किया जा सकता है। बिल्कुल। तो जी, अब मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है, काफ़ी आज के टाइम जो चल रहा है वो AI का टाइम चल रहा है, टेक्नोलॉजी का टाइम चल रहा है, साइंस का टाइम चल रहा है, उसमें ये एस्ट्रोलॉजी पे लोगों का बिलीव कैसे बढ़ रहा है, जबकि वो तो एक थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी से रिलेट कर जाता है। और आज के टाइम में देखिए जितने भी एस्ट्रोलॉजिकल ऐप्स हैं वो काफ़ी फेमस हो रहे हैं। एक नॉर्मल कोई भी वीडियो बना देता है यूट्यूब पे, उसमें हज़ारों लाखों व्यूज़ चले जा रहे हैं। ये लोगों का बिलीव कैसे बढ़ रहा है एस्ट्रोलॉजी पर? देखिए, मैं एक MBA ग्रेजुएट हूँ और हमें सिखाया जाता है बिजनेस कैसे किया जाए। तो बिजनेस में सामने वाले को वही बेचा जाता है जिसकी उसको नीड हो। हर किसी को ये इनसिक्योरिटी होती है अपनी लाइफ में कि मैं कुछ कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, जो वेंचर मैं सोच रहा हूँ या जिस रिलेशनशिप में मैं हूँ ये फलेगा कि नहीं फलेगा। कुछ अगर किसी के साथ खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाता है तो वो सोचता है मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, कहीं आगे तो कुछ बुराई ना आ जाए। कुछ पा लेता है तो उसको खोने का डर होता है और कुछ पाना चाहता है तो उसका एम्बिशन होता है। इसी आग को हीट देने के लिए एस्ट्रोलॉजी को प्रमोट किया जाता है आजकल। उसकी एप्स आ गई हैं, उसकी वीडियोस आ गई हैं, उसको देखते हैं लोग और उनके साथ रिलेट होता है तो वो चाहते हैं मैं भी अपनी पत्री दिखा लूं, मेरा भी कुछ भला हो जाए। अपनी जीवन को कौन भला करना नहीं चाहता? हर कोई चाहता है मैं कुछ बेहतर करूं जीवन में। जहां आज मैं स्टैंड करूं, अगर मैं एक मारुति गाड़ी से चल रहा हूं तो मैं चाहूंगा मैं एक मर्सिडीज पे अपग्रेड करूं। अगर मैं मर्सिडीज में होऊंगा मैं चाहूंगा एक रोल्स रॉयस पे अपग्रेड करूं। उससे मैं चाहूंगा कि एक प्राइवेट जेट ओन करूं। या अगर कोई स्पिरिचुअलिस्ट भी है तो वो चाहेगा कि मैं अपनी भक्ति में ग्रो करूं, मैं अपनी सेवाएं बढ़ा पाऊं, मैं शास्त्रों को अच्छे से समझ पाऊं, मेरी मटेरियल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, मेरा घर गृहस्थी पैसा सब बैलेंस रहे, कि मैं प्रभु को शरणागत हो जाऊं। ये सब चीजों से हेल्प करने के लिए ज्योतिष आपकी सहायता करता है और एक ज्योतिषी एक दोस्त की तरह आपको चीजें समझाता है, गाइड करता है और आपको आगे आने वाले समय की सलाहें देता है। बहुत बढ़िया। तो जैसे एक एस्ट्रोलॉजी तो बहुत पुराने समय से एंशिएंट टाइम से चली आ रही है, एक है आज के टाइम में फेमस है न्यूमरोलॉजी जी। तो ये एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में क्या डिफरेंस हो सकता है? जी देखिए, एस्ट्रोलॉजी तो माँ विद्या है, जैसे वेद सब ग्रंथों की माँ है। उसी में से ही बहुत शाखाएं निकली हैं, जिसमें से एक है वास्तु, एक है अंक ज्योतिष जिसको न्यूमरोलॉजी कहा जाता है। उसी में से ही हस्तरेखा भी आया जिसे पामिस्ट्री कहा जाता है। इसी में से ही फिर सामुद्रिक शास्त्र भी आया है जो फेस के अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स को देख के आप प्रेडिक्शंस देते हैं। तो जो खास करके न्यूमरोलॉजी है उसमें 9 नंबर्स को 9 ग्रहों के साथ एसोसिएट कर दिया जाता है। जैसे कि नंबर 1 सूर्य का, नंबर 2 चंद्र का, नंबर 3 बृहस्पति का और ऐसे ही। जो हमारा जन्म का तारीख है, जैसे अगर मेरा डेट ऑफ बर्थ 30 जुलाई है तो 30 जो टोटल आएगा 3, तो मेरा जो ड्राइवर नंबर है दैट इज 3। अब अगर मेरा बर्थ 1999 में हुआ है तो 3 + 7 + 1 + 9 + 9 + 9 विच कम्स टू 2। तो मेरा जो कंडक्टर नंबर है वो 2 आ गया। तो 3 नंबर और 2 नंबर दोनों मुझे गवर्न करेंगे। और इन्हीं के कॉम्बिनेशंस के आसपास मैं अपने फोन नंबर को रख सकता हूँ, बैंक अकाउंट नंबर को रख सकता हूँ, गाड़ी का नंबर रख सकता हूँ, ईमेल रख सकता हूँ, अपना नाम रख सकता हूँ, उसकी करेक्शंस की जाती हैं। इस न्यूमरोलॉजी को करने से आपका लाइफ बेटर होता है। पर न्यूमरोलॉजी क्योंकि चेरी ऑन द केक का काम करती है, पर जो बेस है दैट इज एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु। क्योंकि आपने कहावत सुनी होगी, सही जगह पे सही समय पे होना, सही समय पे सही जगह पे होना। तो अगर जो आपका समय है वो ज्योतिष है, दशाएं, जो आपका स्थान है वो वास्तु है। अगर ये दोनों बैलेंस्ड हैं और उसके साथ न्यूमरोलॉजी भी मिल जाए, आपका नाम भी अलाइंड हो जाए, तो बहुत अच्छे फल मिलते हैं। जैसे प्रेडिक्शंस लेकिन प्रोजी न्यूमरोलॉजी से भी बहुत लोग करते हैं। बिल्कुल। एस्ट्रोलॉजी से प्रेडिक्शंस होते हैं, तो दोनों में कौन बेटर रहेगा, एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी? देखिए, किसी को
रसगुल्ला अच्छा लगता है, किसी को गुलाब जामुन अच्छा लगता है, पर हैं दोनों मिठाई। ठीक वैसे ही एक न्यूमरोलॉजी है, एक ज्योतिष है, दोनों प्रेडिक्शंस देती हैं। जिसको जोन सी सहूलियत होती है वो उस विद्या का प्रयोग करके बेनिफिट करता है। ओके, तो जी जैसे आपने कहा MBA की बात आपने की, तो एस्ट्रोलॉजी एक काफ़ी आध्यात्मिक चीज़ हो गई, तो आपको एस्ट्रोलॉजी पे इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ? काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी है एस्ट्रोलॉजी, तो लेकिन उससे पहले मैं एक और चीज़ पूछना चाहता हूँ कि आपका पहले का बैकग्राउंड मीन्स ग्रेजुएशन टाइम, स्कूलिंग टाइम कैसा रहा, और फिर देन आप एस्ट्रोलॉजी पे कैसे आए? जी देखिए, मैं एक साउथ दिल्ली में पला बड़ा आदमी हूँ। और मेरे घर वाले, मेरे पुरखे ब्राह्मण समाज से मेल रखते हैं या ताल्लुक़ रखते हैं। मेरे पिताजी को बहुत रुचि थी अलग अलग ज्योतिषों के विद्वानों के पास जाके अपनी पत्री दिखवाना, क्योंकि वो हर इंसान चाहता है कि मैं कुछ बेहतर करूं, मेरा परिवार कुछ बेहतर करे। तो मैं भी उनके साथ बचपन से जाते आया हूं, ज्योतिषियों की बातें सुनते आया हूं, कुछ अच्छे या बुरे एक्सपीरियंसेस देखते आया हूं। कुछ लोग इस ट्रेड में अच्छे भी हैं, कुछ लोग बहुत खराब भी हैं। तो कुछ ने पिताजी को पागल बनाया, कुछ ने पिताजी को बहुत अच्छी सलाहें नसीहतें भी दी, जिससे उनको बहुत बेटरमेंट फील हुआ। तो पिताजी ने देखा कि बचपन से मेरे पुत्र को या मुझको शास्त्र पढ़ने का शौक है। हमें कर्म कांड करना, यज्ञ आदि करना अपनी संतुष्टि के लिए, किसी बाहर वाले के लिए नहीं, करना बहुत पसंद है। सारे वेद पुराण पढ़ना, हमारे उपनिषद पढ़ना, पुरानी किताबें पढ़ना, अर्थशास्त्र पढ़ना, चाणक्य नीति पढ़ना, पढ़ने का बहुत रुचि है मुझे। आज भी आप देख रहे हैं मेरी शेल्फ आपके पीछे ही है, मेरी बुक्स कैसी हैं। तो मेरे को पढ़ने की बहुत रुचि थी। तो उनकी इच्छा थी कि मैं ज्योतिष अपने परिवार के लिए सीख लूं। फिर जब मैंने अपने खुद के लिए इसको सीखा, इसमें पढ़ाई की, करता गया, तो ये इतना अच्छा हो गया कि लोगों की हेल्प करनी शुरू कर दी। जब इतने कॉल्स आने लग गए, इतना कारोबार बढ़ गया कि मैं अपनी जॉब के साथ, मैं MBA किया है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट भी हूँ BCom में, उसके बाद मैंने MBA किया और मैं एक Fortune 500 रियल एस्टेट फर्म में काम करता हूँ। वर्ल्ड की नंबर 1 रियल एस्टेट फर्म है, नाम नहीं लूंगा इस मंच पे, पर LinkedIn पे आप मेरे देख सकते हैं। उसके साथ साथ ही ये काम इतना अच्छा बढ़ गया कि मैं अपनी जॉब को टाइम नहीं दे पा रहा था। फिर मैंने जॉब से निवृत्ति लेके इसी को फुल टाइम अपना प्रोफेशन बना लिया। और आप देश के विभिन्न नेता, अभिनेता या सामान्य लोग भी हमारे पास आते हैं, अपनी पत्री दिखवाते हैं, घर का वास्तु कराते हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं। जैसे कौन कौन आते हैं? उनका नाम लेना थोड़ा उचित नहीं होगा, क्योंकि वो थोड़ा प्राइवेट मैटर है। ज्योतिष के पास जो आता है वो चाहता है उसकी बातों को प्राइवेट रखा जाए, पर हर टाइप का व्यक्ति एक ज्योतिष के पास आता है। एक ब्रांच मैनेजर से लेके एक ब्रांच का लीडर, एक नेता से लेके एक अभिनेता तक, एक नॉर्मल व्यक्ति से लेके एक उद्योगपति तक, सभी को ज्योतिष के पास जाने की रुचि होती है, क्योंकि सब चाहते हैं कि हम जो एग्जिस्टिंग फेज में है या तो ये बरकरार रहे या इससे कुछ बेहतर हो जाए। तो जी जैसे हम बात करते हैं कि हर ह्यूमन बीइंग की अपनी अपनी एक राशि होती है। राशि मीन्स ज़ोडिएक साइन। जैसे मेरी राशि है एराइज, तो ये जो राशि ज़ोडिएक साइन को असाइन करने का जो प्रोसेस है ये कैसे किया जाता है और इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं हमारी लाइफ में? ठीक है, देखिए, एक होता है जो अखबारों में हम देखते हैं, वो राशि फल आता है डेली। उसमें एरीज से लेकर या मेष से लेकर वृष राशि, फिर तुला राशि, सिंह राशि, कर्क राशि, सारी राशियों का राशि फल दिया होता है। वो चलते हैं वेस्टर्न फिलोसफी पे। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी लेती है कि 23 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक जो पैदा हुआ वो सिंह राशि का हो गया या लियो राशि का हो गया। इसमें जिसका भी जब भी जन्म हो जाए, किसी भी साल में हो जाए, वो सिंह राशि का ही जातक माना जाएगा। जो वैदिक ज्योतिष है वो मानता है चंद्र राशि को। चंद्र राशि होती है जहां आपका चंद्रमा बैठा है। चंद्रमा हर 2.5 दिन में राशि परिवर्तन करता है। 27 दिन में वो एक चक्कर लगा लेता है पूरे वचक्र का, पूरे ज़ोडिएक का। अब चंद्रमा जहां आपकी कुंडली में बैठा है वो आपकी राशि है। राशियां सेम है, राशि मेष, तुला, वृश्चिक वही रहेंगी, पर जहां चंद्रमा बैठा है उसको वैदिक ज्योतिष में आपकी राशि, चंद्र राशि माना जाता है। आपका नक्षत्र भी वही माना जाता है, जन्म नक्षत्र, जहां पे चंद्रमा बैठा हो। इसके अतिरिक्त एक चीज होती है लगन। लगन क्या होता है? कुंडली का पहला भाव। अगर आप कुंडली देखेंगे उसका जो पहला लगन भाव होता है, असेंडेंट जिसको कहते हैं, वहां पे जो राशि बैठती है वो आपका असेंडेंट बन जाती है। हो सकता है उसमें चंद्रमा हो या ना हो, वो अलग बात है। जो असेंडेंट है वो हमारी एक्सटर्नल अपीयरेंस को बताती है, फिजिकल बॉडी को दिखाती है। जैसे मैं मीन लगन हूँ, तो मीन बृहस्पति की राशि है, वसाव की राशि है, तो मेरी कद काठी लंबी चौड़ी है, मेरा जो वर्ण है वो गोरा है, मेरा जो ललाट है वो चौड़ा है, मेरा फेस बड़ा है, तो ये मीन राशि का वो है। जैसे जैसे राशि बदलती रहती है, हमारे फेशियल फीचर्स, हमारी बनावट बदलती जाती है। तो ये 3 राशियां होती हैं। इसको ऐसे डिसाइड किया जाता है आपके जन्म के समय से, स्थान से और तारीख से। तो जी जैसे एक होता है कि राशियों में प्लैनेटरी ट्रांजिशंस होते हैं, तो प्लैनेटरी ट्रांजिशंस में वो कैसे हमारे ज़ोडिएक साइन पे इफेक्ट डालते हैं? जी, हर राशि का देखिए कुछ स्वभाव है।
कुछ राशियां स्थिर होती हैं, कुछ राशियां चर होती हैं, जैसे कि, और कुछ राशियां द्वि स्वभाव होती हैं। अब जो स्थिर राशियां उसमें वृष राशि आ गई, सिंह राशि आ गई, और कैप्रिकॉर्न मकर राशि आ गई। वैसे ही द्वि स्वभाव राशियां उसमें आ गई जेमिनाई, उसमें आ गई सैगिटोरियस, पाइसियस। वैसे ही जो फिक्स्ड राशिज हैं उसमें जो मूवेबल राशिज हैं या चर राशियां हैं उसमें आपका एरीज आ गया यानी कि मेष आ गया। उसके बाद आपका कैंसर आ गया या कर्क आ गया। तो ये स्वभाव है। इसी की तरह राशियों को बांटा जा सकता है फायरी साइंस में, जो गरमाइश रखती हैं, अग्नि रखती हैं, जैसे कि 159 एरीज, लियो एंड सैगिटोरियस। वैसे ही वाटरी साइंस होते हैं 4, 8 एंड 12, जो कि कर्क, स्कॉर्पियो और मीन दिखाता है। वैसे ही एरी साइंस होते हैं, अर्दी साइंस होते हैं। हर राशि का स्वभाव है और हर प्लैनेट का भी स्वभाव है। इनकी बाइफर्गेशंस होती हैं। तो हर प्लैनेट हर जगह जाके अलग फल देता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम जुपिटर की बात करें या बृहस्पति की बात करें, वो कर्क राशि में उच्च के हो जाते हैं। क्योंकि बृहस्पति नेकी के, दया के, सद्भावना के कारक हैं। और कर्क राशि इमोशंस की राशि है। सुख स्थान है, आराम से एक पंडित जी जैसे कुर्सी पे बैठे हैं, गर्दन के ऊपर की मेहनत करते हैं, पढ़ते रहते हैं, बृहस्पति वहां खुश हैं। पर यही देवगुरु बृहस्पति नीच हो जाते हैं मकर राशि में, जो कि शनि की राशि है। क्योंकि मकर राशि क्या है, कर्म भाव है। वहां पे फिलोसफी और किताबी बातें नहीं चलती। वहां पे आपको युद्ध भूमि में उतर के काम करना है, आपको अपने कर्म भूमि में उतर के काम करना है। वहां पे बृहस्पति नीच हो जाते हैं, क्योंकि वहां इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक वैसे ही जो कर्क राशि है उसमें मंगल नीच के हो जाते हैं, क्योंकि एक सेनापति का काम है युद्ध लड़ना, रक्षा करना। वो इमोशंस को कोई जगह नहीं देता। एक सेनापति ये नहीं देखेगा कि ये वृद्ध है या ये स्त्री है, वो देखेगा शत्रु है, इसको मारो। तो वहां पे वो नीच का हो जाता है। पर यही मंगल अगर कैप्रिकॉर्न में जाएगा यानी कि मकर राशि में जाएगा, तो वहां पे उच्च का हो जाता है, क्योंकि वो कर्म भाव में एकदम स्ट्रांग हो जाता है, दिग्बली हो जाता है, वहां पे वो युद्ध लड़ता है। तो हर राशि में हर प्लैनेट का सही हर प्लैनेट का हर राशि में एक मिला जुला फल आता है। डिपेंड करता है उसके स्वामी के साथ, राशि के स्वामी के साथ उनके रिलेशंस कैसे हैं। उस राशि में वो प्लैनेट कंफर्टेबल है कि नहीं है, उसके गुण धर्म उसके नेचर के साथ मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। जैसे प्रभु जी, आज के जो फेमस प्लैनेट्स, खासकर हम लोग थंबनेल वीडियोस के थंबनेल वगैरह में देखते हैं, शनि, राहु, केतु, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स हैं। तो मैं एक एक करके मैं आपसे तीनों प्लैनेट के बारे में, सारे प्लैनेट्स तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन मैं 3 प्लैनेट्स के बारे में पूछना चाहूँगा। जैसे एक शनि है, सैटर्न जिसको बोलते हैं, तो उसका क्या इम्पैक्ट रहता है? और एक हमने एक चीज़ सुना है कि शनि की 7.5 जी, क्या वो चीज़ ऑब्वियस हमारे लाइफ को इम्पैक्ट करती है कि नहीं करती है? ये शनि का क्या एल्गोरिदम है, ये थोड़ा बताइए आप। ठीक है, देखिए शनि जो है वो सूर्य के पुत्र हैं। और शनि जो है वो सबसे डिस्टेंट प्लैनेट है हमारी गैलेक्सी में, सबसे पीछे आते हैं। और सबसे धीरे चलने वाले, 30 साल में एक चक्कर ज़ोडिएक का पूरा करते हैं, वह चक्र का। और सबसे ठंडे प्लैनेट हैं, ड्राई प्लैनेट हैं। ये हमारे साइंटिस्ट लोग नासा से आज हमें बताते हैं, ये उस प्लैनेट के कॉन्फ़िगरेशन है। वो गैसियस प्लैनेट है, हल्का है, स्लो चलता है, उसके पास ड्राइनेस है, वहाँ पे सनलाइट भी नहीं जाती, कोल्डेस्ट प्लैनेट है। पर हमारे ऋषियों ने इसको कैसे लिखा? शनि मंद हैं, धीरे चलते हैं, लंगड़े हैं। शनि महाराज का स्वभाव काला है, क्योंकि रोशनी नहीं जाती, अंधेरा है। शनि महाराज वृद्ध हैं, धीरे धीरे चलते हैं, स्लोली काम करते हैं, डिलेज देते हैं। तो यही सब चीजें कोडेड वे में एक स्टोरी फॉर्म में हमारे ऋषियों ने लिख दी। तो शनि महाराज की जो 7.5 आपने पूछी, जब भी हमारी चंद्र राशि से एक घर पहले शनि आ जाए, जैसे कि अभी जो भी मेष राशि के जातक हैं, उनकी 7.5 शुरू हुई 29 मार्च से, क्योंकि शनि का प्रवेश हो गया मीन राशि में। तो ये 2.5 साल की ढैया, फिर अगली 2.5 साल का गोचर जो मेष के ऊपर से जाएगा, फिर अगले 2.5 साल का ढैया जो वृष से जाएगा। ये 7.5 साल का लगभग टाइम पीरियड शनि की 7.5 को दिखाता है। इस टाइम पीरियड में जनरली लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है कि टाइम पीरियड खराब है, आपको स्ट्रगल आएगा, ये आएगा। पर शनि महाराज का स्वभाव है आपको स्ट्रगल कराना, डिलेज देना, पर आपको निखार के 24 कैरेट सोना बना देना। मेजॉरिटी भारत के प्रधानमंत्री, आपको जान के आश्चर्य होगा, अपनी 7.5 काल में ही प्रधानमंत्री की गद्दी पे आसीन हो, चाहे वो नेहरू जी थे, चाहे वो इंदिरा गांधी थी, चाहे वो मोदी जी हो। ये सब अपने 7.5 के फेस में ही गद्दी पे आसीन हुए। तो 7.5 व्यक्ति की लाइफ में अच्छा लेके आती है जिनके कर्म अच्छे हैं। पर शनि की जो मंदी चीजें, जैसे कि मीट, दारू, सिगरेट लेना, या फिर बुजुर्ग लोगों के साथ बदसलूकी करना, बदतमीजी करना, या जैसे जो अपंग लोग हैं या फिजिकली एबल्ड लोग हैं, ब्लाइंड हैं, उनके टेक केयर ना करना, उनके साथ बदसलूकी करना, तो ये शनि आपको मंदे स्वभाव का हो जाएगा, आपको गलत असर देगा, नुकसान कर देगा आपको। पर यदि आप एक धर्मनिष्ठ आदमी हैं, सत्याचारी हैं,
तो फिर आपको ये शनि बेनिफिट देगा। ये आपको राजा बना देगा 7.5 के टाइम पीरियड। आपको राजगद्दी दे जाएगा। मतलब हम लोग ये ना सोचे कि 7.5 में सब कुछ नेगेटिव ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये काफी अच्छा आपने समझाया हम लोग को। तो जी राहु केतु, जैसे इस टाइम मैंने खासकर वीडियोस देखे कि राहु का ट्रांजिशन हुआ 18 मई को, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, और 1.5 साल तक वो चलने वाला है। तो ये राहु और केतु का ट्रांजिशन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? अगर नेगेटिव होता है तो उसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं? जी देखिए, राहु केतु या किसी भी प्लैनेट का जो गोचर होता है या ट्रांजिट होता है, वो पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट देगा। ये बहुत ही एक पर्सनल टॉपिक है, क्योंकि आपके चार्ट में हो सकता है एक्वेरियस 8th हाउस में हो, क्योंकि अभी राहु एक्वेरियस में गए, कुंभ में गए, अपनी राशि में गए। हो सकता है आपके लगन में हो सकता है आपके चौथे भाव में, कहीं पे भी हो सकता है। अब उस नेटल कुंडली में, आपके जो जन्म कुंडली है, उसमें हो सकता है वहां कोई ग्रह बैठा हो या कोई ग्रह देखता हो, तो उसके फल बदल जाते हैं। पर इन जनरल टर्म्स अगर हम बात करें, जब भी राहु कुंभ में जाएगा तो वो अपनी राशि में जाने की वजह से शुभ परिणाम देगा कुंभ राशि के जातकों को। या जिनका जन्म स्वाति नक्षत्र में हुआ है, जो भी राहु के नक्षत्रों में जन्मे हैं, बेसिकली शतभिषा नक्षत्र हो, स्वाति नक्षत्र हो, उनमें जन्मे जातकों को फल अच्छे मिलते हैं। दूसरा, राहु खराब होता है धुआं करने से, क्योंकि राहु धुएं का कारक है। तो अगर गांव में या अपने घर में लोबान जलाते हैं, बहुत ज्यादा पूरा धुआं धुआं कर देते हैं, या गोबर के उपले जलाते हैं, धुआं धुआं कर देते हैं, ये राहु मंदे अवसर देने लग जाता है। आप अगर बिल्लियों के साथ बदसलूकी करते हैं, बिल्लियों का कारक भी राहु है, या घर में बिल्लियों के खिलौने या हाथियों के खिलौने रखते हैं, राहु आपको खराब असर देता है। इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आपका खराब है, घर में सीलन आती रहती है, इलेक्ट्रॉनिक्स खराब पड़ा है, बिना सेल की घड़ियां पड़ी हैं, ये भी आपको राहु के मंदे असर देता है। तो अगर आप इनको ठीक कर लें तो राहु आपको खराब असर नहीं देगा। बाकी जो प्रॉपर विश्लेषण है, वो तो मैं हमेशा ही आपको एडवाइस करूंगा, किसी ज्ञानी ज्योतिषी के पास जाके अपनी कुंडली का प्रॉपर एनालिसिस करवा के ही रेमेडीज या प्रेडिक्शंस के ऊपर विश्वास कीजिएगा। जनरली जो था वो मैंने आपको बता दिया। और केतु का क्या इम्पैक्ट रहता है प्रभु जी? देखिए, केतु जो है वो बहुत ही मिस्टीरियस प्लैनेट है। केतु, जैसे राहु सिर्फ सर था, केतु सिर्फ धड़ है। तो केतु के पास पराक्रम है, बल है, कर्म निष्ठा है, पर उसके पास दिशा नहीं है। और राहु के पास भूख है, पर पचाने के लिए पेट नहीं है। तो केतु जो है वो बेसिकली एक हेडलेस क्रीचर है। अब केतु के साथ जो बैठ जाएगा वो वैसा स्वभाव का बन जाएगा। जैसे एक अंध व्यक्ति को अगर आप हाथ पकड़ के रोड पार कराएं, वो आपके भरोसे चलने लग जाएगा। ठीक वैसे ही केतु चलता है। तो पुरुषों को कहा जाता है या स्त्रियों को भी कहा जाता है कि अपने कान को छिदवाएं, वहां पे सोने की बालियां बुरकी पहने। ये केतु को बहुत अच्छा उपाय है। क्योंकि केतु इस पोर्शन को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे सोना बृहस्पति बैठ गया तो वो गुरु की शरण में आ गया। केतु चेला है, तो वो गुरु चेला आपस में पट जाती है। पर मान लीजिए यहाँ पे आपने चांदी धारण कर ली पुरुष होके, तो फिर वो आपको मंदे असर देगा, क्योंकि चंद्र केतु का कॉम्बिनेशन साइकोलॉजिकल ट्रबल्स, डिप्रेशन या बीमारियां देता है। तो केतु का जब ट्रांजिट अभी जैसे ट्रांजिट हो रहा है, तो केतु के इस ट्रांजिट में स्पेसिफिकली जो सिंह राशि का इसका ट्रांजिट है, जो सिंह राशि का इसका ट्रांजिट है, उसमें वो सूर्य की राशि में आ गया। अब केतु का सूर्य से खास कोई संबंध नहीं है, पटती नहीं है। और जिनके भी 5वें भाव में सिंह राशि है, या काल पुरुष कुंडली या मेष लगन वाले जातकों के लिए पेट रिलेटेड समस्याएं देगा। जो मीन लगन के जातक हैं उनके लिए भी ये केतु, क्योंकि 6ठे भाव में चला गया, रोग ऋण या शत्रु दे सकता है। तो ऐसे ही डिपेंड करता है आपके किस भाव से केतु का गोचर हो रहा है, वो आपको क्या रिजल्ट देगा। केतु का रिजल्ट निकालना काफी कॉम्प्लेक्स चीज है, वो आपके चार्ट के विश्लेषण के बाद ही बेटर एडवाइस आपको दी जा सकती है। तो बेटर है कि आप अपनी कुंडली दिखा के ही इस सवाल का जवाब लें। जैसे प्रभु जी आपने सोने की बात की, यहाँ पहनना चाहिए, हम लोग का तो छेदन ही नहीं है, तो उसका क्या उपाय हो सकता है? जी देखिए, पहले तो हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कार हैं। उसमें से एक संस्कार है जिसे कर्ण वेद या कर्ण छेदन संस्कार कहते हैं। एग्जैक्टली। तो अगर कर्ण वेद संस्कार कराया जाए या कान में छेद के बाली पहनी जाए, बहुत अच्छा है। अगर दोनों कालों में नहीं पहनना चाहते, एटलीस्ट लेफ्ट में पहन लें, वो भी आपको फल देगा। पर मान लीजिए अगर कोई डिफेंस सर्विसेज में है या किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड में है या मेडिकल प्रोफेशन में, जो नहीं पहन सकते एक्सेसरीज, वहाँ अलाउड ही नहीं होता, तो उसका तोड़ होता है जो सैफरन होता है, केसर खाने वाला, उसको अगर आप गीला करके उसका तिलक यहाँ पे लगा लें दोनों जगह, तो भी ये सेम फल देगा। तो अगर आप बाली ना धारण कर पाए या गोल्ड एक्सपेंसिव कोई अफोर्ड ना कर पाए, तो केसर का तिलक भी सेम फल देगा, या हल्दी का तिलक भी सेम फल देगा। ये रोज करना है? ये रोज करना है। जैसे नहीं, प्रोजेक्ट कभी साफ हो जाता है तो क्या हर समय लगाए रखना है कि नहीं, एक बार ही लगा ले बहुत है। ओके।